हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोअर पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि 99.9% जितने भी आपके डाउट्स हैं एग्ज़ाम को लेकर वो क्लियर हो जाएंगे। इसमें हम लोग बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे, प्री मेंस की किस प्रकार से रणनीति बनानी है, कितने घंटे आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, लास्ट ईयर में किस प्रकार के प्रश्न आए थे, इस बार प्रश्नों का जो स्तर है वो किस प्रकार का रह सकता है, कौन सी किताब नहीं पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। किस प्रकार का पैटर्न होता है, आदि आदि बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं। जितने भी प्रश्न आपके मन में हैं लोअर पीसीएस की तैयारी को लेकर, मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद वो सारे जो आपके प्रश्न हैं उनका समाधान हो जाएगा बहुत आसानी के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रश्न जो मुझे अलग अलग माध्यमों से, यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, पर्सनली मैसेज करके जो बच्चों ने पूछे वो ये हैं। क्या ग्रुप सी वालों को ये फॉर्म भरना चाहिए? लिखने की प्रैक्टिस नहीं है तब भरना चाहिए। पैटर्न क्या रहेगा, बुक लिस्ट क्या रहेगी, करंट कहाँ से आता है, कितना आता है, कितने समय तक का करंट इसमें पूछा जाता है, प्री मेंस को साथ लेकर चलना चाहिए, कितने घंटे पर डे हमें पढ़ना चाहिए, अदर स्टेट वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, MCQs PYQ लगाने चाहिए, आदि आदि प्रश्न है। पहला है अदर स्टेट वाले नहीं भर सकते हैं, तो अदर स्टेट वाले जो वीडियो देख भी रहे हैं तो वो लोग इसको क्विट कर सकते हैं। पहला, सबसे पहला उनका ही उत्तर मैं देता हूँ कि अदर स्टेट वाले नहीं भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में लोअर पीसीएस ग्रुप सी की भर्ती है और ग्रुप सी की भर्ती में डोमिसाइल चाहिए होता है। अब किसी भी स्टेट के, जैसे उत्तर प्रदेश में भी अगर ग्रुप सी आता है तो वहाँ पे उत्तराखंड वाले नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप सी की भर्ती है, इसलिए आप लोग नहीं भर सकते। दूसरी चीज़, ग्रुप सी वालों को या वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? ज़रूर फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आपका होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आप क्लियर कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैं जानता हूँ जो ग्रुप सी की प्रिपरेशन कर रहे थे पिछली बार, उन्होंने फॉर्म भरा और उसमें से कुछ बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि एक यहाँ पे टाइम बहुत मिलता है आपको, ठीक है। मतलब आपका प्री होगा और मेंस होगा, तो प्री और मेंस के बीच में कभी कभी तो ऐसा होता है कि 10 महीने का टाइम मिल जाता है, 8 महीने का टाइम मिल जाता है, और 8 महीने 10 महीने में लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप लोग ग्रुप सी वाले हो, आप लोग वनडे एग्ज़ाम वाले हो, रेलवे वाले हो, SSC वाले हो, कोई भी हो, आप लोगों को ये परीक्षा देनी चाहिए, प्री का फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। तो बाकी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले पैटर्न पूछे थे बच्चे, तो पैटर्न बहुत आसान सा है। प्री, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों चीज़ों को आपको, इन तीनों के आधार पर आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा। प्री के मार्क्स जो हैं फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ते हैं, प्री की ओर क्वालिफाइंग होता है, 150 नंबर का होगा, 150 मार्क्स उसके लिए दिए जाएंगे आपको। और जो बच्चे टॉप पे रहेंगे उन बच्चों को फिर मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस में 4 पेपर हैं जो 600 अंकों के हैं। उसके बाद इंटरव्यू होगा 75 अंक का। कुल मिलाकर आपको 675 अंक की परीक्षा है। 675 में से आपको अंक लाने होंगे। मेंस जो होगा, मेंस में आपका जीएस आएगी, उत्तराखंड आएगा, ठीक, और बाकी करंट अफेयर, बाकी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। मेंस इसका बहुत आसान होता है, कंपैरिजन अगर हम लोग अपर पीसेस के साथ करें तो उसके मुकाबले बहुत आसान होता है। इससे पहली बार तो बहुत ज़्यादा आसान था, ठीक, लेकिन इस बार थोड़ा सा टफ हुआ है। जैसे इसमें आपका थोड़ा सा जीएस वाले पोर्शन का बढ़ा दिया गया है मार्जिन, तो इस कारण से थोड़ा टफ हुआ है, अदरवाइज पिछली बार तो बहुत आसान था, ठीक। हिंदी और साथ में निबंध भी इसमें आता है। तो ये आपका मोटा मोटी हम लोगों ने समझा पैटर्न क्या होता है। पोस्ट हैं नायब तहसीलदार। अगर आप मान लीजिए प्रेफरेंस देखें तो सबसे पहले मुझे लगता है नायब तहसीलदार के लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। सबसे पहली प्रेफरेंस आपकी नायब तहसीलदार की होनी चाहिए। ये आपकी लेवल 7 की पोस्ट है, बहुत पावरफुल पोस्ट होती है। इसमें आपके प्रमोशन काफ़ी अच्छे होते हैं और बाद में आप SDM या उससे ऊपर भी जा सकते हो। तो नायब तहसीलदार का आप भरना पहली प्रेफरेंस में। दूसरे में एक्साइज इंस्पेक्टर ग्रुप, ये मतलब लेवल 7 की पोस्ट है एक्साइज इंस्पेक्टर की। आप लोग इसके लिए भर सकते हैं, काफ़ी पावरफुल होती है, काफ़ी पैसे वाली पोस्ट होती है, अच्छी पोस्ट है, दबदबा काफ़ी रहता है। LEO का देख सकते हैं, ये तीसरे नंबर पे LEO को डाल सकते हैं, ये लेवल 6 की पोस्ट है। डिप्टी जेलर, ये अपनी अपनी सुविधा है, कोई डिप्टी जेलर को ऊपर रखता है, कोई LEO को ऊपर रखता है, तो दोनों लगभग सेम ही है। 6 लेवल की पोस्ट है, तो आप डिप्टी जेलर या फिर LEO को साथ में रख सकते हैं। सप्लाई इंस्पेक्टर और मार्केटिंग इंस्पेक्टर दोनों लगभग एक ही प्रकार की जॉब होती हैं, तो ये आपका अगला ऑप्शन होना चाहिए। शुगर केन इंस्पेक्टर उसके बाद होना चाहिए, खंडसारी वाला लास्ट में होना चाहिए, सबसे नीचे होना चाहिए, क्योंकि ये मेरे ख्याल में लेवल 5 की पोस्ट है। जनरल बॉयज़ के लिए टोटल 44 पोस्टें हैं। SC ST OBC जो हैं वो जनरल में कम्पीट कर सकते हैं, आप लोग को पता है। इसके आरक्षण से संबंधित एक वीडियो सेपरेट बनाया था, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जनरल बॉयज़ के लिए 44 पोस्टें लगभग हैं, जिसमें आपका एक ही पोस्ट है डिप्टी जेलर की, जहाँ पर आपका मेडिकल मांगा गया है, बाकी मेडिकल की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं।
अब आते हैं बुक लिस्ट की तरफ। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था बुक लिस्ट के ऊपर, इस बार फिर से बनाया है ताकि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे। प्री, मेंस, करंट अफेयर, उत्तराखंड सबकी बुक लिस्ट मैंने आपको बताई है, और ये बुक लिस्ट होगी हमारी बहुत ही सिंपल टाइप की होगी, ठीक है। मतलब बताने को मैं आपको 50 किताबें बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी भर यही काम किया, किताबों का ही काम किया है, मतलब किताबें पढ़ने पढ़ाने का ही काम किया। तो मैं 50 किताबें आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। गवर्नेंस की 50 बता दूंगा, पॉलिटी की 50, स्पेक्ट्रम या मॉडर्न हिस्ट्री की 50। तो बहुत सारी किताब मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ज्ञान बघाड़ने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा कभी भी बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने से नहीं निकलती है। परीक्षा निकलती है सही समय पर सही चीज़ लिखने से या सही समय पर सही चीज़ पढ़ने से, ठीक है। मान लिया आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो आपको आते थे, आपने उसमें गोला मारा, आपका एग्ज़ाम निकल गया। दूसरा व्यक्ति है, वो कितना ही बड़ा जानकार क्यों ना हो, कोई साइंटिस्ट ही क्यों ना बैठा हो, लेकिन मान लीजिए कि उसने जो पढ़ा है, यानी साइंस पढ़ी है, साइंस से उतने क्वेश्चन नहीं आए, हिस्ट्री ज्योग्राफी के आगे जो उसने कभी पढ़ी भी नहीं है, तो वो बाहर हो जाएगा। यानी कि आईक्यू का या आपकी प्रतिभा का या आपके बहुत टैलेंटेड होने का आपकी परीक्षा निकालने से कोई बहुत बड़ा संबंध नहीं है, ठीक। तो हम लोग बहुत हल्की हल्की बुक लिस्ट लेकर चलेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं सबूत के साथ दिखाऊंगा आपको कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। पहला है लूसेंट। लूसेंट जीएस के लिए मोर देन इनफ होती है, उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए, खासकर लोअर पीसीएस के लिए तो मोर देन इनफ है। अपर पीसीएस में भी बहुत सारे प्रश्न जो हैं आपके लूसेंट से आते हैं। अगर आईएएस की परीक्षा को भारतवर्ष में छोड़ दिया जाए तो जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप बी, जो भी पोस्ट की परीक्षा होती है, वहाँ पे लूसेंट से प्रश्न बन ही रहे हैं, आ ही रहे हैं। इवन उत्तर प्रदेश पीसीएस देख लो आप, एमपी पीसीएस देख लो, कोई भी पीसीएस उठा के देखो, वहाँ पे प्रश्न लूसेंट से बन रहे हैं। लूसेंट को आपने पढ़ना है, लूसेंट को कैसे पढ़ना है, किस तरह से समझना है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था। वहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ उसमें छोड़नी है, तो उसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हो। लूसेंट सामान्य ज्ञान नया एडिशन इसका ले लेना आप लोग, 17वां एडिशन आ चुका है 2024 में। इसके साथ में इसकी एमसीक्यू ले लेना एक, ठीक है। ये दोनों किताबें आप ले लोगे, जो जो चैप्टर पढ़ते जाओगे उसको साथ साथ एमसीक्यू के करते जाना, ये आपका मोर देन इनफ है। मैं भी अपर पीसीएस के बारे में का पेपर देख रहा था, तो अपर पीसीएस में बहुत सारे प्रश्न जो हैं सीधे सीधे यहाँ से लूसेंट से पूछे गए हैं, ठीक। इसके अलावा बर्नवाल की किताब आती है, ये चाहो तो लो, चाहो तो ना लो। अगर आपको लगता है, ये वन लाइनर किताब होती है, बर्नवाल साहब की किताब है। बर्नवाल साहब आईआरएस हैं या आईपीएस हैं, ऐसे कुछ हैं। तो ये किताब आप देखोगे तो ये एनसीईआरटी का निचोड़ है, कई सारे फैक्ट आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक ठाक इसकी मोटाई इस किताब की, 15 इसका एडिशन आ चुका है मेरे ख्याल में। तो इस किताब को भी आप देख सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है मेरी तैयारी प्री के लिए थोड़ा सा कम है, तो इसमें आप बर्नवाल को ऐड कर सकते हो, ठीक है। बर्नवाल ले ली और आपका लूसेंट ले ली, बहुत है। वैसे तो लूसेंट ही अपने आप में सफिशिएंट है, पर अगर फिर भी मन में कोई शक आता है कि नहीं यार थोड़ा सा मुझे और डीप पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा और फैक्चुअल पढ़ना चाहिए, तो आप उसके लिए बर्नवाल को ले सकते हैं। इन दोनों किताब के बाहर क्वेश्चन आने की प्रायिकता जो है वो मुश्किल से मेरे ख्याल में 5% या 10% है, मुश्किल से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब 90% आपका लूसेंट और यहाँ से कवर हो जाएगा, 5% 10% इसके बाहर क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये 5-10% इसके बाहर आएंगे वो किसी के बस के भी नहीं होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आपको नहीं आते तो क्वेश्चन किसी को भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उन क्वेश्चन का लेवल ही ऐसा होता है। हर एग्जाम में हम जानते हैं 5% 10% ऐसे होते हैं जो करने के लिए नहीं होते, छोड़ने के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये छोड़ने वाले प्रश्न इसमें से नहीं पूछेंगे, बाकी 90% आपका यहीं से आएगा। आगे कुछ बच्चे पूर्वालोकन पढ़ते हैं, ठीक, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूर्वालोकन घटना चक्र की किताब आती है, बहुत ओवररेटेड किताब है मेरे ख्याल में, लोग इसको पढ़ते हैं। 5 किताबें आती हैं इसकी, 5-5 700 पेज की किताब है। हिस्ट्री ज्योग्राफी की तो है ही, बाकी थोड़ा पतली है। इतनी मोटी किताब की को पढ़ने की और ये अप्रासंगिक सामग्री पढ़ने की ज़रूरत उत्तराखंड पीसीएस में नहीं पड़ती है। मत पढ़ना है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हो, पहले से कई सालों से तैयारी कर रहे हो, एक एक चीज़ की रटी हुई है तो अलग बात है। अदरवाइज़ इसको पढ़कर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत बल्कि है, बहुत ज़्यादा बल्कि है, बहुत ज़्यादा बल्कि किताब पढ़ के इतनी ज्ञान इकट्ठा करके आपको क्या करना है कि कोई फ़ायदा होगा नहीं ना, तो उसको पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। एनसीईआरटी चाहो तो एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी का जस्ट पढ़ सकते हो, या एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे हो पहले से तो पढ़ सकते हो। अब नए बच्चों से मैं ये नहीं कहूँगा कि 6 महीना बचा है एनसीईआरटी ही पढ़ो, ठीक। पढ़ रहे हो पहले से आपका बैकग्राउंड है तो पढ़ना, अदरवाइज़ मत पढ़ना। ये किताबें ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब है कि अगर पहले से पढ़ी हुई हैं, आप इसकी इसमें महारत हासिल है तो पढ़ना, अदरवाइज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं। उत्तराखंड पीसीएस में ये सारे क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि लूसेंट से सीधे सीधे पूछे गए थे। एटॉल का आकार किस प्रकार का होता है, ज्योग्राफी आप खोलोगे तो उसमें जहाँ आपको शुरुआत में ही मिल जाएगा। लटकती घाटियाँ किससे बनती हैं, ये प्रश्न बड़ी बड़ी किताबों में नहीं मिला है, लेकिन आपको लूसेंट में मिल जाएगा, ठीक है। दक्षिण की सबसे लंबी नदी, ये तो बहुत कॉमन प्रश्न है, किसी भी चीज़ की किताब में मिलता है। काबिनी किसकी सहायक नदी है, लूसेंट में दिया हुआ है। सहारा मरुस्थल में बहने वाली हवा
सारी हवाएं उसमें दी गई हैं, कौन सी हवा दक्षिण से पूर्व को चलती, पूर्व से पश्चिम चलती, सब कुछ दिया है। नीति आयोग के सदस्य से संबंधित पॉलिटी के प्रश्न भी सारे थे। साइफ्रो फाइल्स किन्हें कहते हैं, ये आपको लुसेंट में मिल जाएगा विज्ञान वाले सेक्शन में। विजयनगर की स्थापना, ये कुछ ऐसे उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ जो अपर पीसीएस में हाल फिलहाल में पूछे गए थे और सारे के सारे लुसेंट में आपके मौजूद हैं। इसके अलावा बर्नवाल है, तो बर्नवाल में भी सारे के सारे फैक्ट आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही किताबें आप पढ़ सकते हो। केवल बर्नवाल पढ़कर काम नहीं चलेगा, लेकिन केवल लुसेंट पढ़कर काम चल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। उत्तराखंड में बीएस नेगी और परीक्षावाणी, इन दोनों के बाहर कहीं आपका नहीं आएगा। अपर पीसीएस में 2 प्रश्न या 3 प्रश्न ऐसे थे शायद जो इससे बाहर थे, अदरवाइज आपके 99% क्वेश्चन जो होते हैं इन 2 किताबों से फंस जाते हैं। जो क्वेश्चन आपके लुसेंट मतलब बीएस नेगी में नहीं है वो परीक्षावाणी में है, जो परीक्षावाणी में नहीं है वो बीएस नेगी में है। तो दोनों ही किताबें आप लोग पढ़ लेना। इनकी 1 लाइनर आती है, बीएस नेगी की 1 लाइनर ले ली, और बीएस नेगी की आपकी एमसीक्यू ले लेना। 2 किताबें होती है, बीएस नेगी एमसीक्यू, बीएस नेगी 1 लाइनर, और साथ में परीक्षावाणी पढ़ लेना, ठीक है। अगर परीक्षावाणी नहीं भी पढ़ोगे, प्री के लिए कह रहा हूँ, प्री के लिए नहीं भी पढ़ोगे तो बीएस नेगी से काम आपका चल जाएगा, परीक्षावाणी छोड़ भी सकते हो। परीक्षावाणी में बहुत सारे फैक्ट ऐसे हैं जो नहीं दिए गए हैं, बीएस नेगी में दिए हैं, बट परीक्षावाणी आप उस परीक्षावाणी को सही से अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सारे फैक्ट आपको समझ में आएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे जमुना जाड़ गंगा नदी और यमुना नदी कहाँ पे मिलती है, भैरव घाटी पे। आप रिवर वाला क्वेश्चन खोलना, वहाँ पे यमुना नदी को देखना, तो आपको शुरू में ये चीज़ दिख जाएगी। नेशनल पार्क से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आए थे, वो सारे के सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। पॉपुलेशन से रिलेटेड 4-5 प्रश्न थे उत्तराखंड की, वो सारे क्वेश्चन आपको इन दोनों किताबों में मिल जाएंगे। पहली विधानसभा में कितनी महिलाएं थी, ये क्वेश्चन आपको शुरू वाला पोर्शन जब आप पॉलिटी का खोलोगे, ठीक है, वहाँ पे मिल जाएगा। यूटीडीबी का संबंध किससे है, ये आपको मिल जाएगा उत्तराखंड में। तो सारे गंगा का उद्गम, किस राजा ने गंगा के उद्गम स्थान को खोजने के लिए एक समिति भेजी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बीएस नेगी में मिलेगा, परीक्षावाणी में नहीं मिलेगा। गौरवभंजक की उपाधि, ये आपको बीएस नेगी में मिलेगा, परीक्षावाणी में मिल जाएगा। कुमाऊं परिषद का अध्यक्ष बीएस नेगी में भी है, परीक्षावाणी में भी है। तालेश्वर ताम्रपत्र, जब आप स्टार्टिंग में प्रागैतिहासिक काल खोलोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। समता समाचार पत्र किसने निकाला था, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो मतलब कुल मिलाकर ये है कि आपकी इन दोनों किताबों के बाहर मुझे लगता है उत्तराखंड की जीएस नहीं आती है। सारे का सारा उत्तराखंड का जीएस इन दोनों किताबों के मध्य ही घूमता है, ठीक है। आगे देखते हैं। रीजनिंग के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, कैसे अप्रोच रखनी है रीजनिंग के प्रति, पर फिर भी आप रीजनिंग के लिए देखेंगे तो एक उपकार की किताब आती है, ये देख सकते हो, आर.एस. अग्रवाल की किताब आती है। इसके अलावा अरिहंत की किताब आती है। कोई भी एक बुक उठा लेना, उसमें से पढ़ोगे तो रीजनिंग आपकी हो जाएगी। रीजनिंग किस प्रकार की होती है क्या नहीं है, उसकी पूरी व्याख्या मैंने एक अन्य वीडियो में की है, उसको हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। बट यहाँ से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न कम आते हैं, खासकर बजट से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आ सकता है, और उसके बाद कुछ अगर नई रिपोर्ट आई है उत्तराखंड की तो उससे रिलेटेड एक आध 2 क्वेश्चन होता है। इस बार पूछा गया था, तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए किसी महिला का नाम दिया गया था, पूछा गया उनको किस क्षेत्र में ही दिया गया था। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इसके लिए मेरे ख्याल में ग्रीन टर्न का वार्षिक अंक या ग्रीन टर्न का 6 महीने का जो एक निकलता है वो आप पढ़ सकते हो, वहाँ से आपका उत्तराखंड क्लियर हो जाएगा। तो मुश्किल से 4 चीज़ों के लिए 4 किताबें पढ़नी है आपको। पहला लुसेंट हो गई, दूसरा आपका बीएस नेगी हो गई, तीसरा आपका ग्रीन टर्न हो गया। इसके अलावा फालतू किताबें पढ़ने की तरफ मत भागना, ठीक। करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ना है, करंट अफेयर के लिए अप्रोच हमारा ये हो सकता है, या तो हम प्रतिदिन करंट अफेयर पढ़ें, ठीक। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि मंथली करंट अफेयर पढ़ें, दोनों ही अप्रोच सही हैं। और तीसरा फिर जब अब गले में आपके आके पढ़ ही जाएगी, जब बहुत ही मुश्किल हो गया तो फिर लास्ट में वो होता है कि कंपाइलेशन 6 महीने साल भर का कंपाइलेशन पढ़ लो, काम चल जाएगा, ठीक है। अभी वो कंडीशन नहीं है कि कंपाइलेशन पढ़ने वाली कंडीशन अभी नहीं है, अभी टाइम है 6 महीने। 6 महीने का नहीं भी है तो 4-5 महीने तो लगभग है ही। 5 महीने में आप डेली करंट अफेयर कवर कर सकते हो। तो एक ऐप है जिसको मैं अक्सर यूज़ करता हूँ करंट अफेयर के लिए, ऑल इन वन करंट अफेयर 2025 जीके जीएस डेली अपडेट सीए 2025 करके इस तरह की है, इसको आप देख लीजिएगा इसका। तो ये आप ऐप खोल सकते हो, इस ऐप में डेली का अपडेट होता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐप हैं, ऑनलाइन ऐप्स हैं जिन पे आप डेली का अपडेट होता है। लेकिन यूट्यूब चैनल मत देखना, यूट्यूब चैनल में क्या होता है कि बहुत बड़ा दिखाता है। बहुत बड़ा दिखाने का मतलब यह है कि मान लीजिए उसने आज आपको 8 तारीख का करंट अफेयर या 15 तारीख का करंट अफेयर दिखाया, तो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं और 10 फैक्ट को एक्सप्लेन करने में वो कम से कम 1 घंटा 2 घंटा लगाते हैं, उतना टाइम नहीं लगता, ठीक है। और वो इंपॉर्टेंस भी देते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट होता है, सारी तरह का करंट अफेयर देते हैं, हमें वो नहीं करना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे ऐप आप खोलोगे
तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई इससे प्रश्न आते हैं, इससे प्रश्न नहीं आते। अगर आप थोड़ा-सा बैकग्राउंड आपका है तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो मेरे ख़्याल में ये ऐप आप लोड कर सकते हो। फिर उसके अलावा आप जून से अप्रैल तक का पढ़ लेना, क्योंकि पिछली बार जो प्रश्न आया था नेशनल गेम से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो कि 9 महीने 10 महीने पहले हुए थे, लेकिन वो जून में पूछ लिए थे आयोग ने। तो इस बार आपने क्या करना है, करीब 9 महीने 8 महीने 9 महीने पहले का करंट अफेयर पढ़ लेना। सबसे इम्पोर्टेंट कौन-सा होता है? सबसे इम्पोर्टेंट इस बार लोअर पीसीएस के जो करंट अफेयर है, मेरे ख़्याल में वो होगा आपका अगस्त से लेकर मार्च तक का। अगस्त से लेकर मार्च तक वाले को जी जान लगाकर पढ़ना है, बाकी जून, जुलाई और अप्रैल वाले को थोड़ा-सा हल्के तरीके से पढ़ना, तब भी काम चल जाएगा। 9 महीने से ज़्यादा, 10 महीने से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इस ऐप से पढ़ सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, मंथली कोई 2 मैगज़ीन उठा लेना। मंथली मतलब आप स्पीड ही ले सकते हो, अरिहंत, क्रॉनिकल, घटना चक्र, कोई 2 मैगज़ीन या फिर कोई 1 मैगज़ीन। मंथली उठा रहे हो तो 1 मैगज़ीन उठाना, बट लास्ट में जब कंपाइलेशन उठाओगे कि 6 महीने साल भर का कंपाइलेशन है, तब अब तो कोई 2 मैगज़ीन उठाना, ठीक। फिलहाल के लिए स्पीडी, अरिहंत, क्रॉनिकल, घटना चक्र में से कोई भी 1 मैगज़ीन मंथली पढ़ के ख़त्म कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, मेंस की बुक लिस्ट देखते हैं। मेंस की बुक लिस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है आपके लिए, इससे पहले मैं बहुत सारी किताबें सजेस्ट करता था, लक्ष्मीकांत और खुल्लर-वुल्लर इस टाइप की किताबें मैं सजेस्ट करता था बच्चों को। तो मुझे लगा कि ये परीक्षा आपकी उतनी बड़ी-बड़ी किताबें पढ़कर नहीं भी पढ़ोगे तब भी निकल जाएगी। मतलब बहुत बेसिक सी नॉलेज होगी तब भी निकल जाएगी। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ते हो, आप उससे फ़ैमिलियर हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आपके लिए बौद्धिक प्रकाशन की किताबें अच्छी रहेंगी। बौद्धिक प्रकाशन की जो किताबें होती हैं वो परीक्षावाणी जिनने बनाई है उन्होंने ही ये किताबें बनाई बौद्धिक प्रकाशन की। परीक्षावाणी भी आपकी बौद्धिक प्रकाशन की है, ठीक है, ये परीक्षावाणी लिखाई है इसमें, ठीक। तो उन्हीं की है, तो इसलिए भाषा आसान है, समझने में आसान है। जैसे प्रश्न हम लोगों ने देखे थे उत्तराखंड में आए थे, संघवात किसे कहते हैं, जीन थेरेपी क्या होती है, जीरो बजट खेती क्या होती है, पीएसएलवी जीएसएलवी में अंतर, कार्बन क्रेडिट प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, आदि आदि। ये सारे प्रश्न आपको इन किताबों में मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है मेंस के लिए अगर आपको थ्योरेटिकल थोड़ा सा पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हो कि परीक्षावाणी की जो किताबें हैं, बौद्धिक प्रकाशन की जो किताबें हैं, उनको पढ़ सकते हो। बहुत छोटी तो नहीं है, ठीक-ठाक इनका आकार है, बट फिर भी इन किताबों को पढ़कर आप काफ़ी कुछ जान सकते हो। आप काफ़ी कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये किताबें लिखी गई हैं, तो काफ़ी अच्छी अप्रोच है इनकी एग्ज़ाम के प्रति, इसलिए आप इनको पढ़ सकते हो। आपका मेंस ईज़िली हो सकता है मुझे लगता है। बाकी दृष्टि है, दृष्टि की क्विक बुक्स देख सकते हो, एनसीईआरटी देख सकते हो। अगर आपने नहीं पढ़नी है बौद्धिक प्रकाशन तो इनको भी देख सकते हो, बट मैं बौद्धिक प्रकाशन को हाईली रिकमेंड आपको करूँगा, ठीक है। बुक से रिलेटेड एक और मैंने वीडियो बनाया था, उसमें भी ये सारी बातें मैंने डिस्कस की हैं। आज दोबारा ये बातें डिस्कस हो गई हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है विज़न 365। विज़न वालों की आती है करंट अफेयर मेंस के लिए, ठीक है। मेंस में आपका काम क्रॉनिकल या अरिहंत से नहीं चलेगा। मेंस में आपका काम किससे चलेगा, ये चलेगा विज़न 365 से चलेगा। तो विज़न 365 ज़रूर पढ़ना अगर मेंस देने जा रहे हो। करीब 60% क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। अगर पॉलिटी पूछी जा रही है करंट अफेयर से रिलेटेड पूछी जाएगी, साइंस पूछे जा रहा है तो आपका करंट अफेयर से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। तो मुझे लगता है इसीलिए विज़न 365 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के लिए। प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, प्री में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते नहीं हैं। आईएएस वालों के लिए होता है, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट, बट आप लोगों के लिए केवल मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग इस बार उत्तराखंड अपर पीसीएस का मेंस देने जा रहे हैं, अगली बार उत्तराखंड लोअर पीसीएस का मेंस देंगे, या जो भी एग्ज़ाम आप दोगे, तो 365 एक बार देख कर ज़रूर जाना। आपको पता चल जाएगा कि वर्तमान समय में कौन से मुद्दे हाईलाइटेड हैं, ठीक है। बाकी उत्तराखंड मेंस के लिए कहाँ से पढ़ना है, इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप कोचिंग के नोट्स देख लेना। संजीवनी आईएएस है, ऑरिकल है और प्रयाग आईएएस है, और ये बहुत सारे हैं, तो उनके नोट्स देख लोगे तो काम चल जाएगा आपका, ठीक है। कोई बुक मैं रिकमेंड नहीं करता है, क्योंकि बुक्स में अलग अलग किताबें पढ़ने से आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इनके पास क्या होता है, ये लोग नोट्स बना कर देते हैं, बने बनाए नोट्स आपको मिल जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने क्या करना है, किसी कोचिंग के नोट्स उठा लेने हैं। उत्तराखंड की नदी प्रणाली से प्रश्न पूछे गए थे, उत्तराखंड महिलाओं की हालत के बारे में, उत्तराखंड में पंचप्रयाग के बारे में, नंदा राज्य यात्रा, उत्तराखंड की प्रमुख फसलें, भक्त दर्शन आदि, इन सब के बारे में पूछा गया था। ये आपको एक जगह इनका कंपाइलेशन आपको मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप इसके लिए कोचिंग के ऊपर निर्भर कर सकते हैं। किसी भी अच्छी कोचिंग के नोट्स उठा लेना, वहाँ से आपका काम चल जाएगा। कितने घंटे पढ़ना है ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या हो, आप हाउसवाइफ हो, आप जॉब करते हो, क्या करते हो, आप स्टूडेंट हो, तो आपके ऊपर करता है। आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी है, आपकी मानसिक योग्यता क्या है, आपका इस समय कितनी पढ़ने की काबिलियत है, वो आपके ऊपर करता है। बट फिर भी मुझे लगता है मिनिमम 4 घंटे आपको पढ़ना चाहिए अगर एग्ज़ाम निकालना चाहते हो। प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ना मोर देन सफिशिएंट होता है।
2 अलग-अलग सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चलना, मतलब एक बार में ऐसा नहीं करता कि मोनोटोनस पढ़ना है। मान लो कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सुबह से हम रात दिन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री को ज्योग्राफी के साथ लिंक कर सकते हैं या हिस्ट्री को साइंस के साथ लिंक कर सकते हैं। हमेशा 2 सब्जेक्ट लेकर चलना एक अच्छी रणनीति माना जाता है। रिवीजन पर अधिक से अधिक ध्यान देना है, जितना पढ़ते हो उतना ही रिवीजन भी करना है। अगर 2 घंटे पढ़ा तो 2 घंटा रिवीजन को भी दो। जब हम चीज़ों को 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ते हैं तो हर बार नए-नए आयाम, नए-नए डायमेंशंस उन चीज़ों में खुलते हैं। तो इसलिए रिवीजन को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप डिस्कशन अगर कर सकते हो आपके साथ, कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि 2 भाई-बहन हैं, वो लोग एक ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या पति-पत्नी हैं वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। अदरवाइज़ फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ डिस्कशन करना। कई बार लोगों को लगता है कि डिस्कशन करने से क्या होगा कि दूसरा आगे निकल जाएगा, मैं पीछे रह जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक? वो थोड़ा-सा ऐसी नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो और अगला वाला पास हो गया और आप फेल हो गए। आप जितना ग्रुप डिस्कशन करोगे, वो जितना उसका बौद्धिक स्तर बढ़ रहा है उतना ही आपका भी बढ़ता है। तो ग्रुप डिस्कशन करना अच्छी रणनीति है। यूट्यूब पर कम टाइम देना। यूट्यूब बहुत ही ऐसी चीज़ हो गई है आजकल जो बहुत हाई रेटेड है। बच्चे यूट्यूब से ही पढ़ते हैं। सारे बच्चों को लगता है यूट्यूब के बिना ज़िंदगी अधूरी है। तो ये बहुत ही गलत अप्रोच है। मुझे लगता है यूट्यूब जितना आपको समझाता है, जितना पढ़ाता है, उससे ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करता है। यूट्यूब में कुछ छोटी सी, क्योंकि व्यूज़ चाहिए होते हैं। यूट्यूब पूरा खेल है व्यूज़ का, ठीक है? तो मान लीजिए अगर 2 मिनट की कोई चीज़ है तो जो बताने वाला होगा वो उसमें 20 मिनट खर्च करेगा, क्योंकि उसको 20 मिनट का व्यू टाइम मिलेगा। तो इसीलिए यूट्यूब पर कम टाइम दीजिए। और यूट्यूब में जाने के बाद आप भटकते बहुत हो कि एक वीडियो देखा पढ़ाई से रिलेटेड, उसके बाद 5 वीडियो नॉन एजुकेशन वीडियो देख लिए, कुछ भी देख लिया उल्टा सीधा, ठीक? तो इसलिए यूट्यूब पर कम से कम जाएँ। इसके अलावा स्ट्रेस फ्री रहो। जितना आप स्ट्रेस फ्री रहोगे उतना बढ़िया परफ़ॉर्म कर पाओगे। किसी भी प्रकार की दुविधा होती है तो आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है? किसी प्रकार की दुविधा होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, तो आपको जवाब देने का प्रयास वहाँ पे करेंगे। प्री और मेंस को साथ लेकर चलना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। प्री और मेंस को आप साथ लेकर चल सकते हो। प्री और मेंस को साथ लेकर एक मतलब डेली कुछ ना कुछ लिख सकते हो। अब बच्चे कहते हैं कि हमने कभी लिखा ही नहीं तो कैसे लिखें? लिखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने जैसे मान लो बीए में कुछ तो लिखा होगा, एमए में कुछ तो लिखा ही होगा, या एमएससी, बीएससी कहीं तो कुछ तो लिख कर ही आप आए होगे, एग्ज़ाम पास किया ही होगा आपने, 12th का एग्ज़ाम पास किया ही होगा, ठीक है? तो जब आप लिखने बैठते हो, आपको कोई टॉपिक दिया जाता है भारत का संघवाद, तो ज़ाहिर-सी बात है उसके छोटे-छोटे टॉपिक लिखना आप शुरू कर दो। सबसे पहले तो जब लिखने बैठते हो तो डब्ल्यू का ध्यान दो। डब्ल्यू का मतलब है व्हाई, वेयर, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पूछो, ठीक? पहली चीज़ कि जैसे संघवाद है, मैं कहता हूँ कि फेडरलिज़्म है, तो आपने पहले लिखना है व्हाट, मतलब क्या है फेडरलिज़्म? सीधे लिख दो फेडरलिज़्म क्या होता है, उसकी परिभाषा लिख दो। दूसरी चीज़ आती है ये कब से स्टार्ट हुआ, ठीक? तो उसके बारे में फिर आपने लिखना है कि भई ये हुआ, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा-सा दे दो। फिर उसमें थोड़ा-सा करंट डाल दिया, वर्तमान हालत इसकी ये है। फिर उसके बाद थोड़ा-सा उसको क्लोजिंग अपना एक वो दे दो कि ये संघवाद जो है एक अच्छी चीज़ है, इस तरह से आपने उसको क्लोजिंग दे दिया। तो बहुत आसान होता है लिखना, ठीक? उसके बारे में जो भी पता है लिख दो। शुरू में हो सकता है बेतरतीब होगा, शुरू में हो सकता है कि उसका आपका फ्लो नहीं बन रहा होगा, शुरू में जो होगा कि आपने जो चीज़ लास्ट में लिखनी थी वो पहले लिख दी, जो पहले था वो लास्ट में लिख दिया। उसकी चिंता मत करो, बट लिखना शुरू करो। आप ये सोचोगे कि जिस दिन मैं परफेक्ट हो जाऊँगा उस दिन लिखना शुरू करूँगा, तो ऐसा नहीं होगा ना। आप ये अगर सोचोगे कि जब मैं बहुत अच्छा ड्राइवर बनूँगा तब गाड़ी चलाऊँगा, तो वो तो बेवकूफ़ी है ना। जब आप चलाओगे तभी तो आप अच्छा ड्राइवर बनोगे। तो वही स्थिति यहाँ पे भी है, जब आप लिखोगे तब आपको धीरे-धीरे समझ में आएगा कि मैं अच्छा लिख रहा हूँ कि बुरा लिख रहा हूँ। तो आप लिखने की प्रैक्टिस शुरू करो, कुछ भी लिखो। जैसे मान लो आपने रिवर सिस्टम पढ़ दिया तो उसको लिखो। रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा का है, पश्चिमी रामगंगा का आपने लिखना शुरू कर दिया कि पश्चिमी रामगंगा जो है दूधाधौली से निकलती है, और उसके बाद फिर जो पश्चिमी रामगंगा है उसके सहायक नदियाँ जो हैं आपका बिनो है उसकी सहायक नदी शायद, उसके अलावा बिरमा है, गगास है, ये सहायक नदियाँ उसकी हैं। तो इस प्रकार से लिखना शुरू कर दो आप, ठीक? तो उसी प्रकार से कोई और टॉपिक मिल गया, जैसे उत्तराखंड की पॉलिटी है, उत्तराखंड की पॉलिटी के विषय में आपने लिखना शुरू कर दिया, इतिहास के बारे में शुरू कर दिया। कोई भी टॉपिक उठाओ और बस लिखते ही जाओ। प्री के साथ आप इतना ही करो। अभी बहुत ज़्यादा लिखने पर कॉन्सन्ट्रेट मत करना, ये मत सोचो कि मेंस का ही मैं लिखूँ पहले। पहले आप प्री को ही अच्छे से फ़ोकस करो, बट साथ में जो भी टॉपिक पढ़ते हो, उस टॉपिक को लिखना भी शुरू कर दो साथ-साथ, ठीक है? तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगा। कोई अगर इससे रिलेटेड क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मेल आपके पास है ही हमारा। टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम पर रिप्लाई करने का ज़्यादा आसान होता है रिप्लाई करना, तो टेलीग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।